पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट के निशाने पर यादव मुस्लिम, 45 दिनों में 6 एनकाउंटर, इनमें से 4 यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट चौधरी के एक्शन में आने से यादव और मुस्लिम समाज से जुड़े अपराधियों और माफियाओं के बीच खौफ फैल गया है। पिछले 45 दिनों में 6 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 4 यादव थे। 19 जमीन बालू माफियाओं की लिस्ट में से 9 यादव हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज सहयोग है या फिर किसी खास वोट बैंक के खिलाफ सख्त रणनीति चल रही है। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या यादव और मुसलमान अपराधी सरकार के निशाने पर हैं? अपराधी निशाने पर हैं, यादव मुस्लिम है, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपराधियों की कोई जात तो होती नहीं है। लेकिन अब जो आंकड़े हैं उसको देखकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यादव मुसलमान निशाने पर हैं, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो सभी अपराधी हैं। सबके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये तो संजोग भी हो सकता है कि भाई जो अपराधियों की सूची तैयार हुई है उसमें से ज़्यादा यादव हैं, मुसलमान हैं। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभालने के बाद जो बयान दिए थे, सबसे पहले उस पर आप गौर फरमाइए। किसी भी तरह का माफिया, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या जमीन माफिया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्पीडी ट्रायल होगा, पुलिस अभियान चलाएगी। अपराधी के लिए बिहार नहीं है, बिहार से बाहर जाना ही होगा। भागना शुरू किया कि नहीं भागे हैं तो 3 माह के अंदर पक्का भगा दूंगा। बिहार को सुशासन चाहिए। तो सम्राट चौधरी के इस बयान को देखकर ही पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, और दनादन इनकाउंटर हो रहा है। अपराधियों को घेर रही है पुलिस, और कार्रवाई से अपराधियों में दहशत भी व्याप्त है। अपराध का आंकड़ा भी नीचे जा रहा है। तो ये शुभ संकेत के रूप में देखना चाहिए, और इसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। सर, तो बयान तो बिहार के डिप्टी सीएम ने दे दिया और गृह मंत्री संभाल भी रहे हैं, सुशासन को वापस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अब कार्रवाई भी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, 1419 माफियाओं की पहचान की गई है। इनमें से 405 की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में प्रस्ताव भेजा गया है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। 70 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सबसे तीखी नज़र उन जमीन माफियाओं पर है जिन्होंने गलत तरीके से अकुत संपत्ति अर्जित की है। 8 जमीन माफिया की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने को लेकर आर्थिक अपराध इकाई विभाग ने ईडी को पत्र लिखा है, और 11 बालू माफियाओं से 15 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। यानी दोनों तरह के माफियाओं से सरकार 51 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर चुकी है। जी, तो सर, सम्राट चौधरी ने जिले के डीएम से माफियाओं की कुंडली भी मंगवाई है। बिल्कुल, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये सूची बनाई गई है ना। हर जिला के डीएम को सम्राट चौधरी ने कमान संभालते ही गृह मंत्रालय का निर्देश दिया कि आप अपने जिले के वैसे माफियाओं की सूची भेजिए जिन्होंने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है। और जो आर्थिक अपराध इकाई विभाग के डीआईजी है मानवजीत सिंह ढिल्लो, उनका भी कहना है कि गलत तरीके से पैसे बनाने वाले जमीन और बालू माफियाओं, शराब माफियाओं की कुंडली जिलों को डीएम से मंगाई गई है। इसमें उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा है, माफियाओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगाया गया है, और पता लगाया गया है कि इन्होंने जमीन हड़पने और जाली पेपर की मदद से जमीन गलत तरीके से बेचने जैसे काम करके कितने पैसे कमाए हैं। अवैध रेत बेचकर कितनी कमाई की। इनमें से अधिकतर जमानत पर बाहर हैं। माफियाओं की संपत्ति का मूल्यांकन करते समय यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कितनी संपत्ति उनके नाम पर है और कितनी उनके परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर। इस काम में राजस्व विभाग, परिवहन विभाग और बैंकों की सहायता ली जा रही है। तो माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू है। सर, तो माफियाओं की जो जमा संपत्ति है उस पे कार्रवाई के लिए क्या किया जा रहा है? अब तो कोर्ट में बहुत लोगों के खिलाफ तो कोर्ट में मामला गया है। कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी तो होगा, और बाकी लोगों के संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिनके लिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। और लॉन्ड्री एक्ट के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग आप जानते ही हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आगे की कार्रवाई के लिए मामला ईडी को सौंपा गया है। और आर्थिक अपराध इकाई विभाग बिहार सरकार की एजेंसी है, जबकि ईडी केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। ईडी का काम आर्थिक अपराध की जांच करना है, और आर्थिक अपराध इकाई विभाग ने बिहार के 8 जमीन माफियाओं की 40 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को प्रस्ताव भेजा है। इन 11 बालू माफियाओं की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। तो बड़ी कार्रवाई है, और इससे अपराधियों में खौफ भी होगा। सर, तो 19 माफियाओं की लिस्ट है जिसमें रितलाल यादव के भाई का भी नाम शामिल है।
हाँ, रितलाल यादव आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। उनके भाई पिंकू यादव को जमीन माफिया कहा जाता है और जमीन माफियाओं में आरजेडी के पूर्व विधायक रितलाल यादव के भाई पिंकू यादव का भी नाम शामिल है। इस बार रितलाल यादव दानापुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए। पिंकू यादव उनके भाई हैं और चिंकू यादव उनके रिश्तेदार हैं। उनके खिलाफ भी रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और संगठित अपराध संबंधी मामलों में चार्जशीट दायर किया गया है। मामला पटना सिविल कोर्ट में चल रहा है। पिंकू यादव पर 22 अगस्त 2024 को पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेमनाथ राय पर जानलेवा हमले का आरोप है। तो अश्विनी कुमार सिंह हैं दूसरे, पटना के कंकड़बाग के लोहिया नगर में रहते हैं। अश्विनी कुमार सिंह पर कई तरह के जमीन विवाद से जुड़े मामले हैं और आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2014 में एक शिकायतकर्ता ने उन पर आरोप लगाया था कि प्लॉट नंबर 249 संदलपुर बहादुरपुर में कोचिंग संस्थान चलाने के लिए समझौता किया, 4 लाख रुपए ले लिए, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं दिया। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव है। पारस राय पटना के दानापुर के निवासी हैं। 2024 में इनकी हत्या हुई थी। इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पारस राय का बेटा राजवल्लभ राय है। पारस पर जमीन विवाद से जुड़े कई मामले दर्ज थे और राजवल्लभ राय पटना के दानापुर के रहने वाला अभी फरार चल रहा है। संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार डॉन पर भी जमीन के जाली कागजात के आधार पर जमीन विवादित करने और उससे हड़पने के आरोप लगे हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जमीन से जुड़े फ्रॉड कर करोड़ों रुपए की संपत्ति उसने अर्जित की है। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन केस दर्ज हैं। 19 दिसंबर को पुलिस को पता चला कि संतोष डॉन अपने साथियों और अपराधियों के साथ पचरुखिया के एक मकान में आया हुआ है। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन फिल्मी अंदाज में साड़ी पहनकर वो भाग निकला, पुलिस को चकमा दे गया। और कमख्या सिंह हैं, आरा जिले के रहने वाले हैं, बिहार थाना के। पैसे पर सूद लगाना इनका मुख्य काम है और एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। बड़े जमीन कारोबारी के रूप में इसकी पहचान है और विदेशी राय है दूसरा, जिस पर आरा के कोयलोर में हत्या और रंगदारी समेत कई मामले दर्ज हैं। 10 साल से बालू खान पर अवैध कब्जा करना, हत्या करना, रंगदारी मांगना इसका बड़ा पेशा है और यह अपना गैंग भी चलाता है। इसमें कई अपराधी शामिल हैं। सर, तो नई सरकार बनने के बाद पुलिस एनकाउंटर भी लगभग कर रही है? लगभग नहीं, लगातार कर रही है। बिल्कुल 2 जनवरी 2026 को पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 25,000 के इनामी कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर मैनेजर राय को इनकाउंटर में घेर लिया और उसके पैर में गोली लगी है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 31 दिसंबर 2025 को बेगूसराय के तेघड़ा में पुलिस इनकाउंटर हुआ था और इसमें 50,000 रुपये का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू मारा गया था। 18 दिसंबर 2025 को छपरा के डॉक्टर सजल कुमार को अगवा करने की कोशिश के मामले में आरोपी सोनू राय और रंजन राय पर पुलिस इनकाउंटर हुआ और घायल हुए। दोनों के पैर में गोली लगी है। 11 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में तैनात बैंककर्मी अनिरुद्ध कुमार से रंगदारी मांग रहे कुख्यात राकेश कुमार का पुलिस ने इनकाउंटर किया। उसने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। 2 दिसंबर 2025 को पुलिस ने छपरा के माझी में शराब माफिया अजय राय का इनकाउंटर किया और मतलब उसकी हत्या नहीं हुई, मारा नहीं गया, लेकिन घायल हुआ और तस्कर सुकेश कुमार ने सरेंडर कर दिया जो उसके साथ था, तो ये लोग बच गए। 21 नवंबर 2025 को बेगूसराय के साहेबपुर कमाल के सालीग्राम गांव में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में इनामी अपराधी शिवदत्त राय घायल हो गया था। तो चर्चा हुई थी कि सम्राट ने कमान संभालते ही इनकाउंटर शुरू करवा दिया है और जैसे ही नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, बेगूसराय में इनकाउंटर हुआ तो खबर सुर्खियाँ बनी थी। तो मुझे लगता है कि जो नीतीश सरकार है अपराध को लेकर काफ़ी तैयार है, एक्शन में दिखाई दे रही है और सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिखाई भी दे रहे हैं। तो अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है यादव मुसलमान अपराधियों के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है। लिस्ट तो बहुत बड़ी है, उसमें हर जाति हर मजहब के अपराधी हैं और अपराधियों की जात थोड़े होती है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आप अपनी सहमति कितनी रखते हैं सम्राट चौधरी के एक्शन पर और विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।